जी नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा रश्मि और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान वाहिनी पर। जैनेंद्र कुमार की कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं उनकी अगली कहानी पाजेब। यह एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण जैनेंद्र जी ने किया है। इस कहानी में एक बालक है जिसने चोरी नहीं की, लेकिन भय और अपराध बोध के डर से वह सही बात नहीं कह पाता है और उसी का वर्णन जैनेंद्र कुमार जी ने किया है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी पाजेब। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं। ऐसा लगता है कि मानो पाजेब का निज का आकार कुछ भी नहीं है, जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। अब बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोली वही जैसे रुकमन पहनती है, जैसे शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा देख रुकमन मेरी पाजेब, और शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी। देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी गुड़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी, इसलिए हमको भी बाइसिकल चाहिए। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे बाइसिकल दिलवा देंगे। आशुतोष बाबू ने कहा हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम बाइसिकल जरूर लेंगे, जन्मदिन वाले रोज जरूर चाहिए। बुआ ने कहा कि हाँ ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल जरूर मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतार कर रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों न बनवाऊं, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं है, जाने कहाँ चली गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किया और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी तो फिर कहाँ है? मैंने कहा तुम्ही ने तो रखी थी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है और दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चल कर इस कमरे में कैसे आ जाएगी? कोई भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा थोड़ी ना सकती है।
इस पर श्रीमती जी कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो और दोस्त मुझे उल्टे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही थी? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली हो। मैंने रखी तब वहाँ वह मौजूद थी। मैंने कहा तो उससे पूछा? बोली वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर? जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे। श्रीमती झल्ला कर बोली कि हो चुका सब कुछ तुमसे। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बक्स से ही निकाला है और 16 में 15 आने या बंसी ही है। सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती जी ने कहा तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। बंसी जरूर चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली नहीं नहीं, मिलती तो वह बता ना देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत सामने आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मैंने फिर कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष तब तक बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। मैंने फिर पूछा, क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर वह रोने को आया, पर रोया नहीं और आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई पाजेब मिल ही जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। फिर श्रीमती जी आकर बोली, आंशू से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम या है नहीं। श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आंशू भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी।
मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं ज्यादा भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक है, बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के सर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है ना? उसने कहा, हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है ना। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। यह सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, शाबाशी दी और उसकी बलैयां लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। यह सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? उसने कहा पड़ी मिली थी। मैंने कहा और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? आशुतोष ने कहा हाँ। मैंने फिर कहा फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? आशुतोष ने कहा हाँ। मैंने फिर कहा कहाँ बेचने को कहा? आशुतोष ने कहा कि मिठाई लाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, पतंग लाएंगे? उसने कहा हाँ। मैंने फिर पूछा सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? आशुतोष ने कहा हाँ। मैंने कहा तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह नहीं जाना चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। तब मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ तुम कहो तो। छुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा हाँ दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी।
कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली? ऐसी बात कोई भला सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानू जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती जी बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गईं। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा कि ये आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। मैंने पूछा तुम्हें ठीक मालूम है ना? छुन्नू ने कहा हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। मैंने कहा पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका जो आकार बताया ठीक वही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं और अब कहता है कि मैंने देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम्म धम्म पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी उधेड़ी ना तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा जाओ बेटा, छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना? शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी जी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और आकर उसने कहा कि वे अभी आते हैं। मैंने पूछा क्या कर रहा है? बंसी ने बताया छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता था।
मैंने कहा कि आओ चलें। अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते? सुनो अच्छा, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? आशुतोष ने कहा हाँ। मैंने फिर पूछा, और वह चुन्नू के पास है ना? आशुतोष ने फिर कहा हाँ। मैंने फिर पूछा, अभी तो उसके पास होंगे ना? आशुतोष ने कहा नहीं। मैंने फिर पूछा, खर्च कर दिए? आशुतोष ने कहा नहीं। मैंने फिर कहा, नहीं खर्च किए? आशुतोष ने कहा हाँ। मैंने फिर पूछा, खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, लेकिन उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, बताओ खर्च कर दिए हैं कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम नहीं है? उसने कहा हाँ। मैंने फिर पूछा, बेटा मालूम है ना? आशुतोष ने फिर कहा हाँ। मैंने फिर पूछा, पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए हैं ना? आशुतोष ने कहा हाँ। मैंने पूछा, तुमने क्यों नहीं लिए? इस बात पर वह चुप हो गया। फिर मैंने पूछा, इकन्नियां कितनी थी, बोलो? आशुतोष ने कहा 2। फिर मैंने पूछा, बाकी पैसे? आशुतोष ने फिर कहा हाँ। मैंने फिर पूछा, दुअन्नी थी? आशुतोष ने फिर बताया हाँ। अब मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी कन्या थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, किंतु कुछ बोला नहीं। मैंने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? फिर भी वह नहीं बोला। मैंने फिर कहा, सुनते हो? बोला नहीं तो। आशुतोष मेरे इस रूप से डर गया और कुछ नहीं बोला। मैंने फिर पूछा, सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। मैंने फिर कहा, अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। मैंने फिर पूछा, अच्छा पतंग वाला कौन सा है, दाईं तरफ का चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ समझ ना सका। मैंने फिर कहा, वह चौराहे वाला? बोलो। आशुतोष ने कहा हाँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, देखो अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझ रहे हो ना? ये कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर से दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? और नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। किंतु वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस न होता दिखाई दिया। मैंने कहा, नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस ले लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अच्छा अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। मैं बोला, इसमें क्या बात है, इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी,
इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसा चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा था। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी की बात की समझ में उसमें है ही नहीं। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा क्या हो गया? प्रकाश ने बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? प्रकाश ने बताया वह रूठ कर खड़ा हुआ है, घर में नहीं आता। मैंने कहा जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसके 2 चांटे लगा दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से और जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट कहीं का। इस बार वह आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। यह सुनकर मैं झल्ला गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा और मैंने झल्लाहट में कहा अच्छा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आ गया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, वही अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? मैंने कहा इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। लेकिन आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने उसकी बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो, किंतु आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। तब फिर बुआ जी ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने फिर पूछा कि क्या बात है, बताओ तो क्या बात है? मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा, अब बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली इनमें वह कागज हैं जो तुमने मांगे थे। और यहाँ हाँ, ये कहकर उन्होंने अपने बास्केट
कि जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या? तो बुआ बोली कि उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और प्रेरणा मिली होगी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको बेहतरीन कहानियाँ समय पर और सबसे पहले मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।